हेलो स्टूडेंट्स। बॉन्डिंग में डिफरेंट लेक्चर्स के बाद आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा और रेजोनेंस के बहुत सारे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे फॉस्टर से वो हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे। साथ ही साथ बॉन्ड जो पैरामीटर्स हैं बॉन्ड लेंथ को लेकर बहुत स्पेसिफिक बातें थी, कैसे आप कंपेयर करोगे, उसमें किस तरह से किन किन चीज़ों का एप्लीकेशन था, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उस पर बात करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हमें क्या क्या बातें समझनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो मॉट करके इसको पढ़ा जाता है, जैसे वीबीटी शॉर्ट फॉर्म, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अभी तक जितनी भी बातें हम लोग कर रहे थे वो सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के इर्द गिर्द थी, उसी के आसपास थी। चाहे वो ओवरलैपिंग की बात हो या हाइब्रिडेशन की बात हो, ज्योमेट्री की बात हो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उस पर सब कुछ बातें वीबीटी के थ्रू ही एक्सप्लेन हो रही थी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ से आ जाती है, इसका क्या अपना सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मीनिंग है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों बातें। अब एक खास बात ये है कि जैसे कोई अगर हम कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना, तो जब आपने एटम पढ़ा था तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 1s 2s या 2px 2py 2pz, इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसके अंदर किस तरह के ऑर्बिटल्स रह जाते हैं, सबसे पहला बात। या एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, मान लीजिए जैसे हमें एटम को पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बताना होता था या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होते थे, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे और उसके बाद फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के बाद आपको पता चल जाता था। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि O2 को आप क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, या H2 को क्या बोलेंगे, N2 को क्या बोलेंगे, C2 को क्या बोलेंगे, मतलब मॉलिक्यूल को अगर हमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताना होगा तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो कुल मिला के हम लोग किसी मॉलिक्यूल के इंटरनल बातों को समझने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बातें रह जाती हैं, मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम अभी तक मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करते थे, बट हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देते थे। तो अब एक खास बात, इसको पढ़ने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप ही क्यों हो जाती है, उससे पढ़ने से पहले मैं कुछ जनरल बातें आपको और बताऊंगा। तो पहले मैं उसी पे बात करता हूँ। आपको याद है कि जैसे मैं कोई एक एटम ले लेता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो आपको पता है ये वेव की तरह, इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव होती है ना, ये पता है आपको, ठीक है। ये एक एटम था ए और इसका अपना वेव था, इसका वेव फंक्शन था साई1, ठीक। यानी एक एटम ए है जिसकी वेव है, और मान लीजिए कोई एक दूसरा एटम भी आपने ले लिया और उसका भी अपना इस तरह से वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो भी आप बना देते हैं। ए है, यहाँ पे वेव फंक्शन साई2। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम दो एटम को जोड़ते हैं या दो एटम को पास में लाते हैं, तो ये दो वेव्स, जो वेव फंक्शन जिसको आप वेव बोल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक जो वेव आ रही हैं, इनका एक तरीके से इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। बहुत बहुत बिगिनिंग वाली बातें, कुछ चीजें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बहुत आगे चल के वेव में, बट अभी मैं जनरल बातें अपने मतलब वाली आपको जरूर बता दूंगा। तो इंटरेक्शन, एक टर्म आता है इंटरफेरेंस। हम लोग एक क्या टर्म पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। इंटरफेयर का मतलब, इंटरफेयर टर्म का आपने बहुत मतलब निकाला। इंटरफेयर मतलब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाना या इंटरफेयर करना, अपोज करना, या जो भी इंटरेक्शन करना। अपोज तो वर्ड सही नहीं है, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं, दोनों बातें हो सकती है। कुल मिला के मिलना,
जुड़ जाना, इंटरेक्शन होना। इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स इन अ मीडियम इज नोन एज इंटरफेरेंस। सिंपल सी बात। जैसे मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको छोटे छोटे देता हूँ, बहुत फिजिक्स पे हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल अपने मतलब वाली बात यहाँ पे करेंगे। फिजिक्स के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें बहुत डिटेल होगा। तो इंटरफेरेंस का एक सिंपल सा जो मीनिंग है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो ये है कि इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स इन अ मीडियम। एक मीडियम है जहां पर दो वेव्स को एक साथ आप मिला रहे हैं, दो वेव्स एक साथ मिल रहे हैं, और दो वेव के मिलने का जो तरीका है, मिलना जो होता है, उसको आप बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इंटरफेरेंस जब दो वेव्स मिलती हैं तो इनको हम लोग समझेंगे, उसमें क्या क्या बातें होती हैं। तो एक चीज पहले समझिए, दरअसल जब भी दो वेव्स एक मीडियम में कहीं मिल जाती हैं तो इसमें क्या होता है, आपको पता है वेव में कुछ बेसिक चीजें, जो वेव आपको पता है उसमें वेव वेव बता दूं, आप वेव जनरली ऐसे बनाते हैं, ये वेव नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का ये एम्पलीट्यूड होता है, आपको याद है ना, ऐसे मूव करता है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव है, फिर पॉजिटिव जोन है, और फिर ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का पार्ट होता है। आप लोगों ने बेसिक क्लासों में भी पढ़ा है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका ग्राफ बनाया जाता है, और ये वेव है एक तरीके से, ठीक है। तो दो वेव्स के मिलने पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दोनों वेव्स हैं, एक ये वेव मैंने ऐसे ले ली, ये psi1 है ये वेव, और ये वेव है। तो जब भी कभी किसी मीडियम में, किसी एक ही मीडियम में दो वेव मिलती हैं या वेव इंटरफेयर करती हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड हैं वो जुड़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं, माइनस भी हो जाते हैं। मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड मतलब ये दोनों वेव बढ़ जाएंगे, बहुत सडन, बहुत सारा, बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सबट्रैक्ट कर जाए, वो कम हो जाए। इससे क्या होता है, इससे कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि दोनों वेव जब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके दो रिजल्ट आते हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट है और एक निगेटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि दोनों वेव के जो एम्पलीट्यूड हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव हो गया। और दूसरा निगेटिव रिजल्ट ये है कि दोनों के एम्पलीट्यूड माइनस कर जाते हैं, तो वो निगेटिव हो गया। इसको हम लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब यहाँ पे दो वेव के इंटरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें हम psi1 प्लस psi2 की बात करेंगे, और एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें हम psi1 माइनस psi2 की बात करेंगे। तो ये दो बातें सामने आती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मतलब दोनों वेव में एम्पलीट्यूड ऐड भी हो सकते हैं और एम्पलीट्यूड घट भी सकते हैं। अब कैसे होगा वो सब मैं अभी धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ, बट इसके कई एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ही कोई मीडियम है एक रूम के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एक रूम है आपका और उसमें दो डिफरेंट वेवलेंथ की या डिफरेंट वेव्स की दो लाइटें जनरेट हो जाएं। दो लाइट, आपने लाइट के दो सोर्स हैं आपके, एक रॉड है मान लीजिए और दूसरा बल्ब है, और वो दोनों की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है ना। तो जब वो एक ही मीडियम में एक रूम में ओपन होगी, एक साथ आएंगी, तो इनमें इंटरफेरेंस होता है। हालांकि वो ऑब्जर्व आप नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, कई जगह ऐसा होगा उसी रूम के अंदर जहां वो ऐड हो रहे होंगे, psi1 प्लस psi2 ऐड हो रहा होगा, तो वहां पे ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और कई जगह वो एम्पलीट्यूड घटेंगे तो वहां डार्कनेस आ जाती है। तो कई जगह ज्यादा लाइट और कई जगह कम, बट ये बहुत आपसे ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, बट ऐसा होता है कि ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट्स, लाइट वेव मान सकते हैं आप। तो कोई भी दो वेव अगर एक ही मीडियम में, हालांकि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं अलग अलग मीडियम में, वो आपको फिजिक्स का पोर्शन है, आप इन जनरल कॉमन बात समझिए कि दो वेव अगर एक मीडियम में आती है तो दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ भी सकते हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड घट भी सकते हैं। जब ऐड होते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक पॉजिटिविटी के साथ ऐड हो रहा है।
और अगर वो घट जाता है एम्पलीट्यूड तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे आप देखते हैं ना आजकल की जो म्यूजिशियन होते हैं, जब तो म्यूजिक में देखा होगा बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा करते हैं। ठीक है, फिर उन सब इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड वेव आती है उसको एक सब जगह मर्जर वाली एक मशीन होती है, बहुत सारे उसमें पॉइंट प्लग लगे होते हैं। तो दरअसल वो क्या होता है, वो सब टाइप की वेव्स को एक साथ इंटरफेरेंस जैसा मिक्सिंग करता है। तो टेक्नोलॉजी इसीलिए इतनी ज्यादा है आजकल की डेट पे, देखते हो आप कि आजकल म्यूजिक का अपना रोल ज्यादा बढ़ गया है और सिंगर का रोल बहुत कम हो गया है। मतलब म्यूजिक ऐसा बन जाएगा कि वो आपकी आवाज के साथ फिट हो जाएगा, इसलिए कोई भी सिंगर बन जाता है आसानी से, बहुत आसान सा काम हो गया आजकल। आजकल तो ऐप भी बहुत सारे आते हैं, आप कैसा भी बोलते भी हो तब भी वो गाने लायक लगेगा। तो ये एक अपना टेक्नोलॉजी का अपना रोल है। तो थैंक करना चाहिए उन लोगों को जो इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं कि टेक्नोलॉजी उनके लिए बेहतर काम कर रही है। तो वो सब इंटरफ्रेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखते हो उसमें बिल्कुल अलग टाइप की आवाज आ जाती है, वो लगेगी नहीं आपकी आवाज है कभी। तो वो चीजें इंटरफ्रेंस का बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एक चीज और यहाँ पे फिलहाल हम ये बातें सब क्यों ला रहे हैं उसको जरा समझिएगा। दरअसल अभी तक जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने जब दो एटम को जोड़ा और मॉलिक्यूल बनाया, तो बनाते समय हमने केवल ये बात बोली थी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं और वो जुड़ जाते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं, और हमने सब कुछ मान लिया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये थ्योरी आती है कि दरअसल जब दो एटम जोड़ते हैं आप, ये एडवांस थ्योरी है ना ऑब्वियसली, तो जब दो एटम आप जोड़ देते हो तो दो एटम के जुड़ने पर पॉजिटिव बात भी होती है और नेगेटिव बात भी होती है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो एटम जब जुड़ते हैं तो दरअसल वो दो वेव्स का इंटरेक्शन होता है। जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो दरअसल दो वेव का इंटरफेरेंस होता है, और ऐसे केस में दो पॉसिबल केस बनते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव का और एक डिस्ट्रक्टिव का। तो ये एक नई बात सामने आने लगी और अब हम इसी मोड में इस सब चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। आप एक काम करिए, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेडिंग डाल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए जरा, लिखिए अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, when two atomic orbital when two atomic orbital when two atomic orbital interact to each other interact to each other two atomic orbital interact to each other, then actually this is the interaction of this is the interaction of two interaction of two wave interaction of two wave. This is known as interference of wave. This is interference of wave. नेक्स्ट लाइन लिखिए, during interference of wave during interference of wave there are two type of interference there are two type of interference. First, constructive interference and destructive interference. Constructive interference and destructive interference. अब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साइड लिखिए, when two wave interfere
when two wave interfere in such manner that the amplitude of both waves added amplitude of both waves added, then this type of interference is known as constructive interference. Then this type of interference is known as constructive interference. Known as constructive interference. अब आप डिस्ट्रक्टिव साइड लिख दीजिए. When two waves interfere in such manner that the amplitude of both wave subtract, then this type of interference is known as destructive interference. मैं यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस डिफाइन नहीं करूँ, इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, वो फिजिक्स की पार्ट है, हम अपने मतलब वाली बातें कुछ बता रहे हैं और यहाँ जरूरत भी नहीं है आपको कि इंटरफेरेंस आप डिफाइन करते रहें. मैं केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप एक काम करिए, पूरा पहले नोट कर लीजिए. ये दो एटॉमिक, मैंने ये बताया कि कहाँ से ये वेव आ गए, है ना. तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है. ऑर्बिटल्स मतलब वेव, और इन दोनों वेव्स को हम ऐड कर रहे हैं. तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं. द फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव. तो पहले आप इसको ऐड कर दीजिए. पहले इस तरह से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके दोनों पार्ट में आता हूँ. आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने. ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ. अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और इसको बहुत स्टेप वाइज आप पढ़िएगा, बहुत जल्दी नहीं भागना है इस पे. अभी बहुत बेसिक बातें हैं, पहले उसको समझी जाए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस पे. तो यहाँ पर आप एक मोटे तौर पे एक सीधी बात समझ गए हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी दो ऑर्बिटल जिसको आप अभी तक कर रहे थे कि दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जब बात करते थे ना, तो दरअसल दो वेव इंटरफेयर करेंगी और फिर उससे दो बातें जनरेट होंगी. तो मैं जरा इंटरफेरेंस को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूँ. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेव इस तरह के एम्पलीट्यूड की है, जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर psi1 है. ठीक है. अच्छा, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव है. आपको पता है, ये मैंने आपको याद होगा ऑर्बिटल बनाते समय ये वेव ऐसे बनाया जाता है ना, फंक्शन. तो एक वेव ये है और दूसरी वेव मैंने यहाँ पे दिखाई, और ये वेव भी इसी तरह से स्टार्ट हो रही. यहाँ भी psi2 है और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, यहाँ भी प्लस, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे है. तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, psi1 प्लस psi2 की बात करेंगे, तो क्या होगा, ये psi1 ये psi2. तो जब आप ऐड कर रहे होंगे तो ये देखो, इसको दोनों को ऐसे ही मर्ज कर दो, इसी को उठा के इसी में, तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. मतलब आप ऐसे दिखाओगे उसको, ऐसे हो जाएगा, है ना. तो ये जो वैल्यू है वो psi1 प्लस psi2 का, तो जो फाइनल वेव आएगी उसके एम्पलीट्यूड बहुत बड़े बड़े दिखेंगे. और यहाँ पर भी psi1 प्लस psi2, यहाँ पर psi1 प्लस psi2, ये वाली बात यहाँ पे आपको दिखने लगेगी. ठीक है. तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पहला केस, ये केस फर्स्ट की बात आप कर रहे हो. ठीक. लेकिन यही केस सेकंड ऐसा कैसे हो जाए. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेव है, मैंने ऐसे बना दिया इसको, तो ये psi1 था, इतना एम्पलीट्यूड. और दूसरा जो वेव है मैंने यहाँ से नीचे ऐसे दिखाया, ये देखो जरा, निगेटिव से स्टार्ट है और इसका एम्पलीट्यूड psi2 और छोटा भी. अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा. क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको जरा समझ लीजिए. क्योंकि ये पॉजिटिव जोन है और ये निगेटिव, तो जब दोनों ऐड हो गए तो दोनों ऐड का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव है निगेटिव,
लेकिन पॉजिटिव वाला पोर्शन ज़्यादा है, ये निगेटिव का में। तो जब आप फाइनल वेव बना रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन ये अल्टीमेटली इस तरह से आपको ये psi1 माइनस psi2 का आपको केस दिखेगा। तो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ के यानी इस तरह से वेव के ऐड होने का तरीका आपको बताया कि कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं आप। तो एक बात तो क्लियर है कि जब सेम फेजेस वाली चीजें ऐड हो जाएंगी तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और जब अपोजिट फेजेस वाली ऐड हो जाएंगी तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो एक काम करिए, इसको पहले ऐसे ऐड कर लीजिए, नोट करिए इसको। हो गया, चलिए। तो अब हम लोग ये वेव से थोड़ा हट जाते हैं और अब एटॉमिक ऑर्बिटल पे आ जाते हैं। ये सब तो मैंने समझाने के लिए आपको इंटरफेरेंस का अपना मतलब जो था वो यहाँ पे बता दिया है, और अब हमें पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करनी है। तो जैसे हम लोगों ने वीबीटी में पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं और दोनों जुड़ जाते हैं, जिसके बाद आपको बॉन्ड बन जाता है। तो वैसे ही थोड़ा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऐड करने जा रहे हैं। तो जब आप कोई A2 मॉलिक्यूल मान लीजिए बनाते हैं, तो हम यहाँ पढ़ने क्या जा रहे हैं, एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मैं इसमें सबसे पहले केस को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन हम पहला केस कर रहे हैं 1s और 1s को, यानी हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल ला रहे हैं 1s और 1s, और इनको हम ऐड करने जा रहे हैं। जैसे वहां SS ओवरलैपिंग जिसको आप पढ़ते थे। तो एक चीज जरा समझिएगा, मैंने यहाँ पे एक s ऑर्बिटल ले लिया, ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ, और ये भी एक s ऑर्बिटल है, ये 1s है, यहाँ 1s है। अच्छा, ये एक बात मैं फिर समझा दूं, ये पॉजिटिव फेज होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव, मतलब सेम फेज में होनी चाहिए। अभी मैं इसका अब मतलब आपको ओरिजिनल समझाऊंगा, वहां पर भी हम लोगों ने एक बात की थी। तो यहां से हम दो बातें सामने यहाँ पे करते हैं। दरअसल इसका अपना वेव फंक्शन psi1 होगा, इसका अपना वेव फंक्शन psi2 होगा। ये ध्यान रहे, दोनों वेव के वेव फंक्शन अब जब ऐड हो रहे हैं, अभी मैं पॉजिटिव निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं ये मान रहा हूं कि दोनों दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने s ले लिए, और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि इसमें तो एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है, बाकी सब कॉन्सेप्ट वैसे ही रखेंगे आप, है ना, कुछ नया नहीं कर दीजिएगा। तो इस तरह से जब ओवरलैपिंग अभी तक करते तो सिंपली हम ओवरलैप करा देते, लेकिन यहाँ पर दो वेव का जब इंटरेक्शन होगा तो यहाँ दो केस होंगे, एक psi1 प्लस psi2 और एक psi1 माइनस psi2। मतलब यहाँ वाला जो केस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा, और एक जगह जो यहाँ फॉर्म है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा। इसका जरा मतलब समझिएगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है क्या, उसको यहाँ पे हमें जानना है। ठीक है, यानी दो वेव जब आप ऐड कर रहे हैं तो वो एम्पलीट्यूड ऐड होनी चाहिए। यहाँ एम्पलीट्यूड का मतलब, इसको समझाने से पहले मैं एक आपको और बात बता दूं। आपको याद होगा 1s का जो हम ग्राफ बनाते थे, psi1s, याद है, आप ऐसे बनाते थे ना। तो इसका मतलब क्या होता था कि न्यूक्लियस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही तो होता है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, आप मान लो, और जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो लगातार शार्प डाउन होता है। तो ये ऐसे, इसका मतलब यही है। तो जब ये 1s है तो इसके अंदर जो वेव है वो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधा वेव, और इसी तरह से दूसरा वाला भी है, यहाँ भी 1s की अगर हम बात करें तो ये भी वेव ऐसे। तो आप जरा देखो, ये पॉजिटिव जोन पे, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है।
तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला मिला के हम बना रहे हैं तो दोनों वेव अगर हम ऐड कर दें, अच्छा ये वेव देखो यहाँ जब आप ग्राफ बना रहे हो ना तो ये तो स्फेरिकल है, तो ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है ना भाई, दोनों साइड स्फेरिकल है, ऐसा थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में बना सकते, नेगेटिव में बना सकते। ऐसे ये ग्राफ तो ऐसे यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों चीजें। अब जब ये दो आप ऐड कर रहे हो, अल्टीमेटली इनको ऐड करने से पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो ये जब आप ऐड कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन मान लीजिए 1s है, यहाँ भी 1s है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कैसे मैं बता दूं, ये न्यूक्लियस, ये पीक, यहाँ पे पीक है, ये ग्राफ ऐसे डाउन हो रहा है, ये ग्राफ भी ऐसे डाउन हो रहा है और ये ऐसे आ रहा है, मतलब समझिए जरा, यानी ये पीक मतलब दोनों को हमने ऐड किया है, बीच में ये एरिया क्या आ गया ऐड वाला, और ये न्यूक्लियस थे, 1s था, और बिटवीन द न्यूक्लियस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आपको यहां दिख गई, तो ये बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 1s एंड ऑफ s ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब आपने दो वेव को पॉजिटिवली यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये बाहर मतलब यहाँ भी है बट बहुत कम है, और यहाँ बहुत शार्प हो रहा है, बट बीच में यहाँ क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो फेज होता है यही कंस्ट्रक्टिव है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, बॉन्डिंग, मतलब ये न्यूक्लियस और इधर भी है लेकिन बहुत कम, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहाँ पे दिखेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस। तो यही दरअसल बॉन्डिंग बोला जाता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं अभी तक बॉन्डिंग। और ये बात, ये एक टर्म, एक तरीके का यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा 1s। बात समझ आ रही, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पार्ट है। लेकिन इसी में एक अपोजिट बात क्या होती है, जब ये दो ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस यहाँ रहे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर साइड आ जाए, ये आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। बात समझिएगा यहाँ। लेकिन एक बात समझिए कि ये कब होता है, जब सेम फेज में होगा, जैसे मैंने सेम फेज बनाया ना अभी और ये कब होगा, जब अपोजिट फेज होगा, याद करो वहां पे। तो ये जो पार्ट है ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और इसे हम एक नया नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्या नाम देते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो ये भी उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा है, बट इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग नाम देते हैं और इसको लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, हम ये अभी तक गायब करके चल रहे थे, अभी तक जो हम पढ़ते थे इसमें ये इसकी कोई बात नहीं करते थे, लेकिन अब आपको बात करनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ, जब ये दो s ऑर्बिटल जोड़ रहे थे आप, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ने के बाद आपको ये दो, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको BMO लिख देते हैं, आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत चलता है भाई, BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। और इसको हम नाम एक दे देंगे ABMOs, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, शॉर्ट फॉर्म में ही आपको काफी अच्छा लगने लगता है। तो ये आपको फाइनल एक बात मैं भी इसका ग्राफ भी बताता हूँ, नेगेटिव वाला कैसे होगा। तो क्या मैंने फाइनली हुआ क्या, यानी हम जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ते हैं, सीधे सीधे फाइनल कंक्लूजन में आते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ने पर आपके पास दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ओवरलैपिंग की होगी वो बिटवीन द न्यूक्लियस हो जाए, विच इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या उसी को आप बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसी का एक और पार्ट है कि ऐसा भी होता है कि दोनों जब पास में आए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो दोनों न्यूक्लियस से बाहर साइड चला जाए, दिस इज द नोन एज एंटी बॉन्डिंग पोर्शन, यानी एंटी बॉन्डिंग अपोजिट वाली बात है, पक्ष और विपक्ष भी है ना, दोनों से लोकतंत्र यहाँ चल रहा है। तो ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है, अपोजिट वाली बात है।
तो फाइनली आपके पास ये आया कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आप जोड़ते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ने के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कौन कौन से? एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन ये आ गया कि जो आप अभी तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स सीधे ऐड कर देते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात ही नहीं करते थे, लेकिन अब सामने आता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आप जोड़ते हैं तो उस कंडीशन पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है, या आप इसको अपनी और आसान भाषा में बोल सकते हैं कि एक है बॉन्डिंग वाला और दूसरा है एक एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आसानी से आप सीख पाओगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और फिर उसमें फर्स्ट केस कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल्स। और पहले एक काम करो, ये सब नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ऐसे ही डायरेक्ट नोट कर लो। चलिए, तो आप लोगों ने इसको अब नोट कर लिया होगा। एक चीज आप लिखना स्टार्ट करिए, व्हेन टू atomic s orbital when two atomic s orbital interact to each other, then it form two molecular orbitals. फर्स्ट लिखिए सिग्मा 1s और उसके ब्रैकेट में लिखिए BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड सेकंड सिग्मा स्टार 1s और ABMO लिख दीजिए। ठीक है, तो फाइनली मोटे तौर पे आपको बस इतनी ही बात यहाँ पे समझनी है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब जुड़ते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। दोनों के पीछे का रीजन क्या है, दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो सेम फेज वाली वेव मिलेंगी, दो सेम फेज की बात कर रही जाएगी, जैसे ये दोनों फेज हैं सेम, तो आप उसको ऐड कर देंगे, यानी बॉन्डिंग टाइम पर दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, दोनों न्यूक्लियस के बीच आप बनाएंगे। और जब आप एंटी बॉन्डिंग की बात आप कर रहे होंगे तो वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होगी दोनों के। ठीक है, तो ये बातें, एक चीज यहाँ पे हम लोगों को और समझने में, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप शायद उसमें ज्यादा बेहतर समझेंगे। इससे पहले जब हम लोगों ने ओवरलैपिंग पढ़ी थी तो वहां पे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा प्लस माइनस चीजों में आपको थोड़ा सा डाउट आता होगा, तो उसको अब यहाँ पे और क्लियर होगा वो। अब जरा एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो अभी हमें ये नहीं पता है कि ये कौन से फेज में है ना, हमने मान लिया कोई भी फेज है, तो ये दरअसल अगर ये प्लस प्लस फेज में है या माइनस माइनस सेम फेज में है तो यहाँ पे psi1 प्लस I2 होगा। और फिर आप इसी तरह का जो बॉन्ड जिसको हमने बनाया है, इस तरह से ओवरलैपिंग होके, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखेगी, तो ये आपके पास सिग्मा 1s बनेगा या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन ये केस फर्स्ट है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग ऐसे बना दें, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, बट ये एक प्लस है और दूसरा माइनस है, अपोजिट है। याद करिए वहां मैंने जब डिफरेंट डिफरेंट फेज दिखाते थे तो हम लोग ओवरलैपिंग नहीं दिखाते थे, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली एक तरफ प्लस होगा फेज और दूसरी तरफ माइनस होगा, और ये न्यूक्लियस है। तो ऐसे केस में एक बात जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सब सेम फेज में है ना, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नोड नहीं होता है। नोड जानते हैं ना, जहां से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जबकि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एक नोड तैयार होगा, आपको एक नोड सिंपली मिल जाएगा, और ये जो बना है वो सिग्मा स्टार 1s है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। तो एक बात आप हमेशा समझिए, इन दोनों में से बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में
दोनों में जब भी आप एनर्जी की बात करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इधर पॉजिटिव और निगेटिव है, तो इसकी एनर्जी हमेशा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग वाले की। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल है वो अपने आप में क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, जो अनस्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा जब भी आप कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दोनों में से एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा। तो वहां यानी ये दोनों ही चीजें, जब दो s ऑर्बिटल आप मिक्स करते हो तो ये दोनों केस बनते हैं, लेकिन कब कब बनते हैं, अगर सेम फेज तो बॉन्डिंग, अपोजिट फेज तो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम ये जब रिप्रेजेंट कर देंगे तब बताएंगे, अगर हम सिंपली एस लिख रहे हैं तो दोनों ही एक साथ बनेंगे ना, तो हम ये बात मत करें कि नहीं यही यही बन जाएंगे, तो तब मैंने समझाने के लिए बताया। तो जब भी दो s ऑर्बिटल आप मिक्स करेंगे या कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना तय है, ऑर्बिटल्स कम नहीं होंगे, बस वो एटॉमिक से किसमें बदल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। एक जगह बॉन्डिंग होगा, दूसरी जगह एंटी बॉन्डिंग होगा। जैसे मैं एक चीज और यहाँ पे समझा दूं, जैसे मैंने इसको समझाया तो आपको मैंने बताया कि दोनों वेव आपने ऐसे जोड़े थे, ऐसे वेव फंक्शन था, ऐसे वेव फंक्शन था, फिर इधर मैंने बनाया तो ये वेव फंक्शन है, इधर वेव फंक्शन, और जब आपने ऐड किया तो बीच में मैंने क्या बोला था, ये हटाकर आपने दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे क्या किया था, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम आ गया था, याद है। तो ये psi1 प्लस psi2 का केस। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसे वेव बनाता, देखो इसको जरा समझिएगा, ये वेव है ऐसे, ये वेव इधर, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, लेकिन यहां से मैंने देखो वेव ऐसे बना दिया, ऐसे भी हो सकता है ना, ये दो अलग अलग पार्ट वाला होगा, है ना। तो जब ये पॉजिटिव है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा है, ये नेगेटिव नीचे वाले साइड में आएगा ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये कुछ ऐसा मिक्स हो जाएगा, तो जब मिक्स होंगे तो ये ऐसे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आउटसाइड बाहर चली जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, कम। तो ये ऐसे हो गया है, तो दोनों बात समझिएगा, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो ये कैंसिल हो गए, मतलब ये स्टीप होगा, मतलब सीधा डाउन होगा और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर साइड आ जाएगी, यहाँ नेगेटिव है और ये प्लस, ठीक। तो इस वाले पोर्शन में हमने क्या बना दिया, इसको यहाँ पे आ गया नोड, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई नोड आपको जनरेट नहीं होगा। तो ये मैंने उन सब के लिए बनाया जहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ज्यादा अच्छे समझ रहे हैं, इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपको, है जो आप परेशान हो जाओ सर ये कैसे बन गए सब, तो समझने के लिए एक मोटे तौर पे। लेकिन अगर आप बहुत आसान समझना चाहते हैं, सिंपली ऐसे समझिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी आप मिक्स करते हैं तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसके बनाने का तरीका क्या है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस आपको रख देनी है, और एक एंटी बॉन्डिंग केस बनता है जहां पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस रख देनी, बस न्यूक्लियस बीच में आ जाएंगे। तो अब मैंने जैसे बताया कि बॉन्डिंग वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है और एंटी बॉन्डिंग वाला लेस स्टेबल होता है, या एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस का मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, जबकि यहां पे क्या है, लेस रिपल्शन। तो इन्हीं सब कारणों से आप स्टेबल और अनस्टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक जनरल बात है, हर जगह रहेगी। तो हम ग्राफ हर जगह नहीं बनाएंगे, मैंने एक सिंपल सा 1s का एग्जांपल इसलिए ले लिया क्योंकि 1s वाला ग्राफ आप आसानी से समझ सकते हो, बाकी सब ग्राफ एक साथ आ जाएंगे फिर आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला, ना आपको जानना भी नहीं उसके बारे में, है ना। इसीलिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर जरूर लिया है कि कैसे आपको ये समझ में आ जाए कि जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ते हैं तो बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस ज्यादा रहती है, और जब आप एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा रहती है, ठीक है। तो मोटे तौर पे आपको ये समझना है, ठीक। इसको भी आप जरा एक बार नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जैसे मैंने s ऑर्बिटल्स को इंटरेक्ट कराया, वैसे ही आपके पास p ऑर्बिटल भी होगा। तो p ऑर्बिटल्स कैसे मिक्स होते हैं और उनमें कैसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जब बनेगा, थोड़ा उसको भी सीख लें, और फिर हम इन सब का जो एप्लीकेशन है उस पर भी आएंगे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। अब सेकंड बात क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैं बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, ये ध्यान रखिएगा। एओज लिखा जाता है, एओज है ना, ये सब शॉर्ट फॉर्म आप बहुत अच्छा समझने लगे। तो p ऑर्बिटल्स के दो केस होंगे। इसमें भी एक क्या होगा, along the internuclear एक्सिस, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और बाकी फिर हम पाई बॉन्ड वाली बात भी कर लेंगे, वो बाद में करते हैं, पहले एक बात करते हैं। देखो चलो, ये मेरे पास p एक ऑर्बिटल है और आपको पता है इसमें प्लस माइनस दो फेज होती है। तो अभी मैं फिलहाल फेजेस को हटा देता हूँ क्योंकि दोनों केसेस होंगे। ये न्यूक्लियस है, ये p ऑर्बिटल है, और फिर एक दूसरा p ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, ये दो p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली इसका psi2, ये psi1, दो वेव फंक्शन उसी तरह से। हमारे पास फिर दो केसेस होंगे, एक psi1 प्लस psi2 यानी कंस्ट्रक्टिव का, और दूसरा psi1 माइनस psi2। हमने आपको क्या बताया बनाने का तरीका, कि दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कर देना, मतलब ये ओवरलैप कर देना ज्यादा। तो कुल मिला के ये ऐसे बनेगा ऑर्बिटल। समझिए जरा, यहाँ छोटे लोब्स हो गए और इधर बीच में थोड़ा ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो दिस इज द सिग्मा p, और इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल एक ही है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ अपोजिट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बना दोगे। ये छोटा लोब से यहाँ छोटा लोब, जैसे हाइब्रिड वाले बनते थे, है ना। तो हाइब्रिड एस करेक्टर टाइप मत डालिएगा, थोड़ा इलोंगेटेड ही कर रही। तो यहाँ इसको मैं इलोंगेटेड ही कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक, चलिए इसको बना रहने दीजिए। तो ये एक अलग केस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर बीच में कम है। यहाँ क्या है, बिटवीन द ज्यादा है, ये कम है। तो ये, इसके बाद हम इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा स्टार p, एंड दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। तो ये बात सामने आ गई। ठीक, एक चीज जरा समझिएगा, यहाँ पे अगर ये बॉन्डिंग बना है तो प्लस प्लस रहा होगा सेम। तो मैं इस पे दिखा देता हूँ, ये प्लस हुआ, यहाँ माइनस, ये माइनस, ऐसे हो गया। और यहाँ प्लस अगर ये है तो ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और ये प्लस होगा। याद रहे, क्योंकि अपोजिट ही तो रखना है। तो ये चीज अलग है और यहाँ अलग है। तो ये यहाँ पे आपके पास पूरा अलोंग दी एक्सिस ही है, तो सिग्मा ही आप बोलेंगे, इसमें कुछ नया नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, ऐसे बना देंगे। और यहाँ भी सिग्मा ही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही आपने माना है, उसी के थ्रू चल रहा है। तो इस तरह से ऑर्बिटल। ठीक, तो यहाँ पे बॉन्डिंग और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, वो सब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। डिफाइन कैसे होगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे हम लोग समझ लें, क्या यहाँ पे नोड जैसा केस है? बिल्कुल है। यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल के बीच यहाँ पे नोड नहीं होगा, प्लस माइनस। तो ये नोड आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा। यहाँ पे नोड है नहीं, इनको आप नोड मत मान लेना, ये तो ऑर्बिटल के अंदर का हिस्सा है। तो यहाँ पे नोड नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये दो अलग ऑर्बिटल से बीच में आया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो बीच में मिक्स हो गया ना। तो यहाँ पे नोड आप मत बनाइएगा। तो एक चीज यहाँ पे, अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा स्टेबल, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। एनर्जी की अगर हम बात करें तो सिग्मा p से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार p की होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो सब जगह वैलिड होगा। तो एक चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली कि अगर p ऑर्बिटल मिक्स होगा। अच्छा, इसको भी अगर हम प्लस प्लस करके समझाना चाहें तो समझा सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये प्लस प्लस बना दीजिए तो एक बार ऐसा, और एक तरफ प्लस एक माइनस करके तो इधर बन जाएगा। ठीक, जिसको मैंने बताया भी था आपको
कि जब ओवरलैपिंग कराई थी तो एक बॉन्डिंग, एक जीरो ओवरलैपिंग और एक नॉन बॉन्डिंग बनाया था। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? अगर दो p ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस यानी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ये भी आप नोट कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ये सीख लेना है कि कैसे हम लोग बॉन्डिंग वाला एक ज्योमेट्री बनाते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग वाला ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट करिएगा सबको साफ सुथरा बना के। अच्छा, अब एक चीज जरा समझिए, ऑर्बिटल्स p के कितने होते हैं? px, py और pz। तो अगर आपका कोई एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लेता है तो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो बाकी दो बचे हुए क्या बनाएंगे? वो पाई बॉन्ड ही बनेंगे, वो तो क्लियर बात है। तो मैं यहाँ पे जरा कोलैटरल कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ। कोलैटरल कॉम्बिनेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो चलिए मेरे पास एक वेव फंक्शन इस तरह का, ये psi1 और फिर एक यहाँ पे psi2 और फिर हम उसी तरह से ऐड कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास psi1 प्लस psi2 की बात है, दूसरी तरफ psi1 माइनस psi2 की बात होगी। तो इनको जब हम लोग ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हम यहाँ पे जब मिक्सिंग कराते तो कुछ पहले ऐसे बनाते थे ना, आप ओवरलैपिंग जो दिखाते थे कैसे बनता था? ऐसे, याद है ना? ऐसे ऐसे बना देते। तो दरअसल ये कैसा होता है, मैं ऐसे इसको, या आप ऐसे इसको बना सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है और इसको ओवरऑल पूरा सर्कल है, यहाँ पूरा सर्कल है। ये एक सेम फेज पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव होगा ऐसे। भाई ये प्लस प्लस में ओवरलैप किया होगा ना सेम फेज में। तो इस तरह का ये जो बना है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, पाई बीएमओ लिख सकते हैं आप। क्या बोलेंगे आप? भाई इनको मिला के हमने एक सर्कल बना दिया, इसको मिला के भी नीचे सर्कल बना दिया। चलिए, तो ये समझ आ रहा। इसके अलावा जब इसमें जोड़ेंगे तो दरअसल ये क्या होगा, ये जुड़ेगा नहीं, ये अपना ऑर्बिटल ऐसे बना दे, दूर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बात समझ ही गई? न्यूक्लियस तो ऐसे ही बने, तो ये प्लस अगर है तो यहाँ माइनस होगा ना साथ में, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो ये दूरी बना लेंगे बस अपनी अपनी। बात समझ में आ रही? ये दूरियां दोनों साइड, दोनों ऑर्बिटल दूर हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कब बना होगा? जब यहाँ प्लस प्लस ऐसे बना होगा, ये माइनस माइनस, तो ये कॉम्बिनेशन बना होगा। लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ भी इस तरह से प्लस हो गया होगा। तो ये दोनों ही एक साथ होते रहेंगे, तो हम दोनों बनाएंगे एक साथ, तो यहाँ दिखाना नहीं आपको कुछ। तो ये बात बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दी कि अगर सेम फेज में रहते हैं तो इस तरह से बॉन्डिंग बना देंगे और ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ पे खास बात देखो, ये इस तरह से एक, ये नोडल प्लेन दोनों एक तरफ, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट ये, और ऐसे आप एक नोडल प्लेन ये भी। तो दो नोडल प्लेन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक इधर भी एक इधर, और यहाँ पर भी नोडल प्लेन है, ये भी होगा ना, तो ये भी नोडल प्लेन होगा। तो हमें ये सब भी आइडिया होना चाहिए कि कहाँ नोडल प्लेन बनता है, नहीं बनता है, सिमेट्रिकल है। तो ये यहाँ पे बात आपको समझनी है कि कैसे इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो समझ में आई बात? यहाँ पर ये क्या बना? पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पाई और पाई स्टार में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एनर्जी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पाई स्टार की ज्यादा एनर्जी। ठीक, तो ये चीजें जरा यहाँ पे समझिएगा। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट फेज, न्यूक्लियस का रिपल्शन, इन सब से आप, हमने क्या किया, आपके पास कई ऑर्बिटल्स बन गए। कौन कौन से? 1s
सिग्मा के बेसिस पे आपने बनाया, 1s जोड़े, फिर हम लोगों ने p ऑर्बिटल्स को जोड़ा, हमने कॉम्बिनेशन सब पढ़ लिया, हमें d से लेना देना नहीं है, हम लोगों को केवल s और p के कॉम्बिनेशन ही देखने हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अब हमने पहले ये सीख लिया है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर जुड़ते हैं तो वो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हम लोगों ने ये सीख लिया। कैसे कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्यों एनर्जी एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा है, ये सब बातें आपने समझ ली हैं। अब मैं जरा एक बात यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे आ जाता हूँ। ये सब तो मैंने ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की बात की, इसको आप जरा एक बार नोट करिए सही से। और नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार आप दोबारा से ऑर्बिटल सब देख लीजिए। 1s कैसे जोड़े हमने, फिर उसके बाद p कैसे जोड़े, यानी जो 6 ऑर्बिटल्स की बात हमने की है वो कैसे कैसे की, वो आप एक बार देख लीजिए, तब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो मैं एक बार आप देख लीजिए, और अब मैं जरा मॉलिक्यूल्स पे आ जाता हूँ। देखिए, जैसे मैं कोई एक A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक A एटम है, दूसरा भी A एटम है, इसके पास अपना 1s 2s 2px 2py 2pz ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। इसी तरह से इसके पास भी होंगे 1s 2s 2px 2py 2pz ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अब क्या होगा, मैं इसके आगे ऊपर वाले ऑर्बिटल में कुछ पढ़ना भी नहीं, तो जब आप A2 को बनाएंगे तो दरअसल इन्हीं दोनों को मिक्स कर देंगे, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा सब। तो जब ये प्लस प्लस होगा तो हम कैसे ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कन्वर्ट होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मैं उसका एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, उसका एक तरीका समझना है। तो 1s और 1s ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, AOs हैं। ये जैसे ही मिक्स होंगे तो आपके पास एक सिग्मा 1s बन जाएगा और एक सिग्मा स्टार 1s बन जाएगा। ये बात समझ आ रही? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एमओस, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह से 2s और 2s मिक्स होंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं, 2s है केवल, सिग्मा 2s बन जाएगा और इसी तरह से सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा। क्लियर? अब बात आती है 2p x और 2p x की, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस क्या मान रहे हैं, z मान लेते हैं। z एक्सिस को आप प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, ये मेन एक्सिस है। तो इसका मतलब हुआ कि जो z एक्सिस के अलोंग pz होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी बचे हुए x और y, px और py क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो px अगर बनाए तो ये क्या बनेगा, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। क्लियर? और इसी तरह से 2py अगर आ रहा है, 2py आ रहा है, तो इस कंडीशन में पाई 2py एंड पाई स्टार 2py ये बन गया। और फिर 2pz अगर आप ला रहे हैं, 2pz ला रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। तो कुल मिला के ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए और यहाँ सब क्या बन गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक चीज जरा ध्यान रखिए, अगर हमें एनर्जी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात अगर करनी होती तो हमें सिंपली पता है क्या, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p इसी तरह से रिलेट करते ना आप एनर्जी का ऑर्डर। तो ये आसान बात थी, ये आपने आप वो प्रिंसिपल पढ़ा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और सभी ऑर्बिटल्स हैं तो सब में दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, सब में इलेक्ट्रॉन दो ही दो जाते हैं। ये ऑर्बिटल है, ध्यान रखिएगा इसको आप सबसे मत समझिएगा, केवल एक है ना। तो इस तरह से इन सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, यहाँ पे 2, इस तरह से 2, सब में 2 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी कि अब हमने एटम को हटाकर मॉलिक्यूल पे आ गए।
तो अब जब मॉलिक्यूल लेके आ जाएंगे, हम किसी मॉलिक्यूल का एनालिसिस करेंगे, तो मॉलिक्यूल के एनालिसिस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उसी एनर्जी ऑर्डर में भरे जाएंगे जैसे अब वो प्रिंसिपल था। तो अब हम उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं, इनका एनर्जी ऑर्डर जरा लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया, चलिए। तो अब हमें करना क्या है, मैं इसको रब कर देता हूँ, बना रहने में। अब दरअसल ये जो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं उनके, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिले हैं, उनके एनर्जी ऑर्डर को सेट करना है। तो हमें एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हमें एक बात तो पता है कि 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का सीक्वेंस पता है। तो वैसे ही और एक कॉमन बात पता है कि एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग, क्यों है वो भी आपको पता है। तो हम यहाँ पे एक एनर्जी ऑर्डर यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं, सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की, 1s 1s, फिर इसके बाद सिग्मा 2s की ज्यादा होगी एनर्जी, और फिर सिग्मा स्टार 2s की होगी। यहां तक तो क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा एक बात समझिएगा, बात यहाँ पे मेन जो कंसर्न है वो क्या आ जाता है कि जब हम बात करेंगे px, py और pz से बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो एक चीज तो क्लियर है कि सिग्मा ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्डिंग वाला। तो हम यहाँ पे इससे ज्यादा एनर्जी जो लिखते हैं वो सिग्मा 2pz की, ठीक है। उससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, मतलब हाँ पाई से तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैं जरा इसको और समझा दूं अच्छे से। दरअसल यहाँ जो पाई और बॉन्ड्स बनते हैं, पाई चाहे 2px हो या पाई 2p, सॉरी पाई 2px है, y है, तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको कि पाई 2px और पाई 2pz, सॉरी y, इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि इनके साथ तो एक जैसी बात है ना सब, ये तो परपेंडिकुलर वाले हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं है सिवाय एक्सिस के। तो ये सिग्मा और पाई अलग अलग तो हैं, तो ये तो एनर्जी में स्टेबल है, इसकी तो एनर्जी कम होगी, लेकिन इन दोनों के साथ एक जैसी बात है, ये एक जैसी एनर्जी के साथ होंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो या वाई एक्सिस, दोनों में एक जैसी एनर्जी होगी। अच्छा, एनर्जी कैसे डिसाइड करते हो? रिपल्शन की तरह, सिमेट्री पे बेसिस पे, लेकिन ये तो एक जैसे ही है पूरे, बस इतना फर्क है कि ये पी वाई और सॉरी 2p x की बात कर रहे हैं तो px है, तो अलॉन्ग दी जेड एक्सिस जा रहे थे इसलिए इसमें पाई बॉन्ड बना, तो ये एनर्जी एक जैसी रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब खास बात अब जरा समझिएगा, अब जब मैं बात कर रहा हूं 2p x और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग की, तो अच्छा इन दोनों की भी एनर्जी एक ही जैसी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही जैसे बनते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी कैसे हो गई, उसको जरा समझिए। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं यहाँ पे। अब मैं पहले बात आपको समझा देता हूं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। दरअसल इससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px और इनकी भी एनर्जी पाई स्टार 2py, और फिर सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की होगी। इसको थोड़ा समझिएगा, ये मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सेट कम हो रहा होगा कि सर सिग्मा तो ज्यादा स्टेबल होता है ना, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि सिग्मा बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की बात हो रही है। तो इन दोनों में कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं जरा समझिएगा। ये वाला जो ऑर्बिटल कैसे बना होगा, ऐसे बनता था ना, ऐसे,
ऐसे, प्लस यहाँ माइनस होगा, माइनस यहाँ प्लस होगा, ऐसे दिखा रहे हैं आप, दो दो नोड है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये मतलब एक ही जैसे हैं दोनों, और सिग्मा 2p का मतलब कैसे बना होगा, ऐसे बना था, ये प्लस तो ये माइनस, यहाँ पे ऐसे बना होगा, ये प्लस ये माइनस, है ना। तो अब जरा समझिएगा, इन दोनों में, यानी ये 2pz की तरह है, तो आप इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो इनमें से ज्यादा एनर्जी कैसे और किसकी होगी, आपको पता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो ये कैसे है इसको एक्सप्लेन कर लीजिए बस। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब देखिए यहाँ पे नोड, ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत क्लोजेस्ट है, अपोजिट फेजेस है, और यहाँ क्या है, यहाँ अपोजिट फेजेस हैं बट दूर है, बस रिपेल कर दिया हमने, तो इनको अपोजिट फेज में दिखा रखा है, जबकि ये क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये इलोंगेटेड है। तो दोनों में से ज्यादा एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी ज्यादा ऑब्वियसली इसकी होगी। तो हमारे पास जो सिग्मा 2pz है अलोंग द जेड एक्सिस, जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा एनर्जी के साथ होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी कम। तो पहले दिमाग में ये ऑर्डर आपको सेट करना होगा, और अब मैं धीरे धीरे इसके एक्सप्लेनेशन पे और बात करूंगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक बहुत सिंपल सी स्ट्रेट बात है, यहां तक भी क्लियर हो रहा है, सिग्मा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये बॉन्डिंग की बात कर रहा है, और सिग्मा का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो बिल्कुल सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा। इन दोनों की एनर्जी एक जैसी क्यों है वो पता है, इससे ज्यादा एनर्जी ये क्यों है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है इन्हीं का, वो पता है आपको। लेकिन ये एक डाउटफुल था कि इससे भी ज्यादा एनर्जी इसकी क्यों हो गई, तो उसके पीछे रीजन आपके पास क्या है, इन दोनों का स्ट्रक्चर। तो जब यहाँ पे आप बनाते हो तो यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हो उसमें क्या है, दो नोडल प्लेन में आप अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, जबकि यहाँ एक ही नोडल प्लेन होगा यहाँ से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि यहाँ फिर भी सिमेट्री आपको दिख रही है, एक जैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, मतलब दोनों लोब्स एक जैसे हैं, बस दूर है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर साइड है, तो ये एनर्जी को ज्यादा बढ़ा रहा है। तो हमें ये एक ऑर्डर एनर्जी का पता चल जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करूंगा, और इस पे एक और केस है, उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं इसके कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करूंगा। आप एक काम करें, पहले इस ऑर्डर को लिख लीजिए, पहले इस एनर्जी ऑर्डर को आप लिख लीजिए इसको, और दिमाग में बैठा लीजिएगा, इतनी बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और इन सब के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये भी 2, यहाँ भी 2। अच्छा, ये दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, दो ऑर्बिटल, तो हुन्स रूल पहले 1 1 बाद में पेयरिंग, लेकिन मैक्सिमम रखे जाएंगे दो ही, ठीक है, ऐसे। तो इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पूरा। नोट हो गया। चलिए, तो मैं एक एक बात इसमें एक और बात समझा दूं। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि ये एनर्जी ऑर्डर है, कैसे है, वो रीजनिंग देखिए धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होगी। एक बात क्लियर रखिए, पहले अगर आपको ये याद हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा, तो आप कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे क्यों रीजनिंग है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा डाउट आपके लिए ये जरूर है कि इन दोनों में से एनर्जी इसकी ज्यादा क्यों हो गई, तो उसके पीछे आपको पता है हम लोग सिमेट्री की रीजन दे रहे हैं। एक और इसमें खास बात, अभी केवल याद रखना है, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन और टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसी में एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना है, और वो है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, मतलब ये तो मेन है, ये एक कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है, और सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद यहाँ पे ये एक चेंज है, पाई 2px, पाई 2py, इसके बाद सिग्मा 2pz, फिर एनर्जी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py,
और फिर सिग्मा स्टार 2p z। ये देखिए, ये एक नई बात आ गई सामने आपके, मतलब मैंने इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको यहाँ ले आए, इन दोनों को यहाँ ले आए, बस इतना चेंज हुआ। देखो यहाँ पे हमने यही तो किया, ये दोनों में, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। ये कंडीशन क्या है, ये टॉपिक है 2s2p मिक्सिंग। मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा अभी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2s2p मिक्सिंग, 2s2p मिक्सिंग, ध्यान रखिएगा। इस पे अभी फिलहाल आपको याद रखना है, ये कहाँ होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स पे बात हम लोग करेंगे। ये 2s2p मिक्सिंग का है, और ये विदाउट मिक्सिंग, विदाउट 2s2p मिक्सिंग। अच्छा, ये आपके लिए बड़ा डाउटफुल अब चीज आ गई। अभी फिलहाल दो चीजें याद रखिए, कैसे, मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन दूंगा, आगे टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। ये जनरल बात है, ये कन्फिग्रेशन का ऑर्डर है। ये कब होगा, जब 2s2p मिक्सिंग होगा। और ये 2s2p मिक्सिंग, अभी मैं जनरल बात समझा दूं, अगर मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल कौन से होने चाहिए, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन तीनों से बने जो मॉलिक्यूल्स होंगे, V2, C2 और N2, मतलब आप बोल सकते हो Z इज लेस देन और इक्वल टू 7। ऐसे केस में इन मॉलिक्यूल्स के अंदर 2s2p मिक्सिंग जैसा हो केस पाया जाता है, और ऐसे केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना है, ये एनर्जी ऑर्डर लिखना है और इसी के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे क्या करना है, ये जनरल बात है, जैसे आप सब कर दें, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब में ऐसा करिएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन पता है कैसे आता है, हमसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए B2 में या B2 के अंदर 2s2p मिक्सिंग ना हो, तो फिर मतलब ना हो मतलब फिर ये आएगा। तो ये एक स्पेसिफिक केस है कि अगर 2s2p मिक्सिंग हो गई तो इस तरह का ऑर्डर होगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। बाकी वैसे तो पहले ये याद तो हो, तब तो आप रिवर्स करोगे, है ना। तो पहला बड़ा इश्यू ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका ऑर्डर आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसके लिए हम लोग पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो, तो पहले हम लोगों को ये बात समझ लेनी, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। देखिए बहुत जगह क्या है ना, पहले आपको चीजें आए, एक्सप्लेनेशन पे भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले चीजें आ जाए। तो ये दोनों पहले आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जो कुछ आप अभी तक पढ़ रहे थे वो सबका कंक्लूजन है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये दोनों इंपॉर्टेंट बात आपने बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें, देखिए इसको कैसे पढ़ना है, ये मेन टॉपिक है। ये ऐसे ही एनर्जी ऑर्डर लिखा जाता है सबका, है ना। ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर जहां Z की वैल्यू लेस देन, मतलब जहां कम रहता है एटॉमिक नंबर, या आप लाइटर एलिमेंट्स बोल सकते हैं, हल्के एलिमेंट्स हैं, तो इनके तीन के केस में 2s2p मिक्सिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर ये एक इंटरचेंज हो जाता है एनर्जी ऑर्डर को लेकर, और ये गैप जब बन जाएगा तो ऑर्डर आप इस तरह से बस लिख देंगे, बाकी सब एज इट रहेगा। जो रूल्स है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वैसे ही अब आप एक काम कर सकते हैं, पहले मैं कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ इसके। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे H2 लिखता, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आपके पास कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा, और फिर यहाँ से सिग्मा स्टार 1s ऐसे लिखेंगे ना आप, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसी में आ जाएंगे, इसमें तो 0 आएंगे, इसमें तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे He2 लिख देता, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ आपको, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा फिर क्या आ जाता, सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे आ जाता, ठीक। ये मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। इसी तरह से Li2 अगर आता तो कितने होते, 6, तो सिग्मा 1s2, मैं पहले प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ आपको, सिग्मा 1s2, और फिर यहाँ पे क्या आता, सिग्मा 2s2, बस इसके बाद आगे नहीं बढ़ते, तो ये इस तरह से बन जाता। इसी तरह से मैं बात करूं मान लीजिए B2 की, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग अलग बात करेंगे, है ना। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। अब जरा समझिएगा, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2,
अच्छा इनमें क्या होता है, इनमें तो 4 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पी में प्रॉब्लम है ना। और ध्यान रखिए ये B2 है 2s2p मिक्सिंग वाला, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s, यहां तक आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब इसके बाद कौन आएगा, पाई 2px पाई 2py, याद रखिए दोनों बराबर एनर्जी के। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, तो पहले एक यहां और बाद में एक यहां, समझ गए। तो ऐसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसी में मैं मान लीजिए C2 लिख देता, तो 12 हो जाता। तो ऐसे यहां तक तो सब कॉमन, यहां पे क्या आ जाता, पाई 2px पाई 2py, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक, चलिए इस सब से हट जाता हूं मैं, और मैं बात करता हूं O2 की। तो कैसे कन्फिगरेशन करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। पहले आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। और अभी सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या आएगा, पाई 2px पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन भर दें, पहले एक एक आएगा, लेकिन 8 10 फिर 14, और इसके बाद फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इसके बाद सिग्मा 2pz, तो यहाँ एक ही एक इलेक्ट्रॉन तो फिलअप करना होगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 10 हो गए, 14 हो गया, 16 हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास किसका हो गया, O2 का। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। O2 में हम लोगों ने कर दिया। तो यानी कुल मिला के इन सब पे ध्यान रखिएगा 2s2p मिक्सिंग। तो आप एक काम करो, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस अभी आपको अच्छे से करनी है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए मैं प्लस लिख देता यहाँ पे, तो जैसे एटम में कन्फिग्रेशन करते थे ना, पहले मॉलिक्यूल का करिए, उसके बाद अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन निकालिए बाहर से, या इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो जैसे प्लस लिख दिया तो हम यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही नहीं, यहाँ से सिग्मा 1s1 कर देते हैं। समझ रहे बात। जैसे मैं यहाँ पे मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने बोला होता O2 प्लस का करिए, तो पहले O2 का कर लीजिए, और अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से या यहाँ से किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। समझ गए बात। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिख दूं O2 पे -1, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए। अगर मैं लिख देता O2 -2, तो दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। तो इस तरह से आप सबके कॉन्फ़िगरेशन पहले प्रैक्टिस करिए, और इन तीनों में याद रखिएगा B2 C2 और N2 में 2s2p मिक्सिंग की तरह, बाकी सब में प्रैक्टिस करिए। एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन bonding orbitals is known as bonding electron। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, NB बोलते हैं। ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग के अंदर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na। तो ये भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो वो तो सिंपल बात है, आप जैसे इसमें देखें तो बॉन्डिंग ही है, एंटी बॉन्डिंग वाला ही नहीं, इसको अभी प्लस में। इसमें क्या है, बॉन्डिंग भी है एंटी बॉन्डिंग भी है। ठीक, तो ये दोनों बातें आ गई। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे हम लोग और जान जाए, और वो बात पहले से मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, क्या, बॉन्ड ऑर्डर। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा। हालांकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या था, बॉन्ड बनना, लेकिन बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए दिस इज NB माइनस Na/2। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, चलिए फॉर्मूला भी बना लेते हैं। बोला कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने हैं उससे एंटी बॉन्डिंग वाले हटा दीजिए, तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से ही डिवाइड क्यों किया गया, अरे ऑब्वियस बात है, कोई एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो बस आपको ये पता चलता है, इसीलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो पहले बॉन्डिंग वाले से एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, और जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से 2 को पेयर बना दीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग सब हटाने के बाद मान लीजिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, तो 4 आने का मतलब 2-2 पेयर करके आप बनाओगे ना, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बन गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। तो आप हर एक से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद
बॉन्ड ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक खास बात बताया गया कि अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा और इक्वल भी अगर हो गए, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कराना चाहते हैं आप, तो ऑब्वियस बात है उसमें बॉन्डिंग का फिनोमेना ज्यादा होना चाहिए, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग बराबर भी हो गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर मॉलिक्यूल एंटी बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो उसका हालांकि ज्यादा होंगे नहीं, कम से कम बराबर हो सकते हैं, तो बराबर भी होंगे तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कुल मिला के। तो अभी आपका काम क्या है, इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, तो आज हम लोग फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। आज क्या क्या करना है वो आप आपको बता दूं। आपने कन्फिग्रेशन के दो तरीके पढ़ लिए, तरीका एक ही है, मतलब एक स्पेसिफिक केस है 2s2p मिक्सिंग का, जो B2, C2 और N2 में आता है। आप सब में कन्फिग्रेशन खूब करिए, क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर बहुत सारा दे रखा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब आप पहले से जानते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सब चीजें पता है आपको, तो उन सब के क्वेश्चंस को आप अप्लाई करिए। इसी में एक छोटी सी बात आपसे पूछा जा सकता है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ऑब्वियसली जैसे मैं O2 की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक कैसे लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ, दो हैं, तो पैरामैग्नेटिक है। पूरे कंप्लीटली पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह के ढेरों क्वेश्चन है, वो आप सब क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके थोड़े एडवांस वाली बातें करूंगा, इससे रिलेटेड जो रीजनिंग है 2s2p मिक्सिंग, ऑर्बिटल डायग्राम, थोड़ा और इस पे बात करेंगे। बट आज मैं आपको इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ सो दैट आप इनकी प्रैक्टिस बहुत करें। हर टाइप के मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन आप बार बार लिख के करिएगा, ये नहीं एक बार लिख दिया सर इसी में एक हटा देंगे जोड़ देंगे, नहीं, बार बार उसको लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको वो जो सीक्वेंस है, एनर्जी ऑर्डर है, वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको रोक देते हैं। आप इस पे बहुत अच्छे से काम करिए और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे और आएंगे। 2s2p मिक्सिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, उसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।